Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Teacher sir. Good evening, madam. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. अब आप लोग ऐप के थ्रू आए हो या? Good evening, sir. Good evening, sir. हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, आप ऐप के थ्रू लॉगिन हुए हैं या जूम से डायरेक्ट आए हो? ऐप के थ्रू, सर. ऐप से। सर ऐप से। शायद ऐप वर्क कर रहा है ना? Yes, sir. चलो सर जूम के थ्रू आया हूँ मैं तो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी आ जाओ, क्लास होना इम्पोर्टेंट है ना? यस सर। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन ईएमएफ लिखो, मोशन ईएमएफ। बच्चों, अगर हम किसी छड़ को लेकर किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं, एक मेटल रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कराते हैं, और मोशन इस तरह से होना चाहिए ताकि वो रॉड जो है, वो छड़ जो है, वो चुंबकीय रेखाओं को काटे। मैग्नेटिक लाइंस का कटना बहुत जरूरी है। तो यदि कोई छड़ चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करती है कि वो चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है, तो उस अवस्था में उस छड़ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर हम किसी मेटल रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से मूव कराएं कि मैग्नेटिक लाइंस कट हो रही हो, तो उस रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है बेटा। इस ईएमएफ को हम मोशन ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि ये मोशन की वजह से हुआ है। लिखो, when a metal rod is moved in a magnetic field such that, जब किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति कराते हैं कि if a metal rod is moved in a magnetic field such that it cuts magnetic lines, then an EMF induced across the rod. This EMF is called motion EMF. हिंदी में लिखो,
जब किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति कराते हैं कि छड़ चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है, छड़ चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है, तो छड़ के सिरों के मध्य एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो छड़ के सिरों के मध्य एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। बेटा इसकी वैल्यू होती है सर सिरों पर, क्या बोल रहे हो बेटा? सिरों के पर मध्य वाहक बल प्रेरित हो जाता एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, बस इतना सा बोला है मैंने। हाँ सर, थैंक यू। इस विद्युत वाहक बल, इस ईएमएफ की वैल्यू होती है BVL sin थीटा। B मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, V रॉड की वेलोसिटी है, लिख लो वेलोसिटी ऑफ रॉड, छड़ का वेग है V, L लेंथ ऑफ द रॉड, छड़ की लंबाई है, थीटा बताओ किस किस के बीच में एंगल है? V और L। करेक्ट। B and L। लिख लो थीटा, थीटा बराबर छड़ के वेग तथा छड़ की लंबाई के बीच का कोण, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड लेंथ ऑफ द रॉड। बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म खतरनाक होता है, बस आप याद कर लेना, उसे हम यूज नहीं करेंगे आगे क्वेश्चंस में। इसका वेक्टर फॉर्म होता है B डॉट L क्रॉस V। बच्चों ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी है और डॉट प्रोडक्ट भी है। इसे ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं हम, तीन सदिशों का गुणा। इसमें वज्र गुणनफल भी है और बिंदु गुणनफल भी है ना। लेकिन इसे आगे काम में नहीं लेना, लेकिन फार्मूला याद करना है आपको। बच्चों मैक्सिमम ईएमएफ तब होगा जब B, L और V तीनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे। मैक्सिमम ईएमएफ तब होगा जब ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये बात लिख लो। और अगर इन तीन वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो गए, पैरेलल हो गए, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दोनों बातें लिखो, लिखो यदि तीनों सदिश B, L तथा V, B, L तथा V, यदि तीनों सदिश B, L तथा V एक दूसरे के लंबवत हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा। If all three vectors are mutually perpendicular, if all three vectors are mutually perpendicular, then induced EMF is maximum. तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। परंतु यदि इनमें से कोई भी दो सदिश समांतर है, but if any two vectors are parallel, परंतु यदि इनमें से कोई भी दो वेक्टर, दो सदिश समांतर हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होगा। If any two vectors are parallel, then induced EMF is 0. Induced EMF is 0. बच्चों जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ,
और ये कोई छड़ है और ये इधर गति कर रही है, इधर, ये वेलोसिटी है। तो बच्चों गौर से देखो, यहां पर लेंथ जो है वो तो y एक्सिस के अलोंग है, वेलोसिटी जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो z एक्सिस के अलोंग है। तो इस डायग्राम में B, L और V तीनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत। परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। इस कंडीशन में ईएमएफ मैक्सिमम होगा, कितना होगा बेटा? BBL। डायग्राम बना लो और लिख लो, इस अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा BBL, क्योंकि तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर कोई भी दो सदिश समांतर हुए, जैसे मान लो मैं इसे इस तरफ ना चलाकर अगर इस छड़ को बाहर की तरफ चलाता हूं, अगर मैं इस छड़ को बाहर खींच लूं तो कौन से दो सदिश समांतर होंगे बताओ? सर बी एंड एल। बी और एल। एल कहाँ है? एल तो भाई है। अच्छा सॉरी सर, वी। खींचा बाहर है, वेलोसिटी बाहर है। हाँ सर, बी एंड वी। एंड वी। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र और वेग, वेलोसिटी, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो बेटा उस कंडीशन में ईएमएफ 0 आएगा, ध्यान रखो। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसे रखता हूं, छड़ को ऐसे रखता हूं, ये देखो ये छड़ है और ये ऐसे रखा है बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो बी और एल पैरेलल हो जाएंगे। तो बच्चों अगर इन तीनों वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर अगर आपको पैरेलल दिख जाए तो समझ लेना हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आएगा। करेक्ट? अच्छा एक बात और बताओ। यस सर। एक बात और बताओ, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये कोई छड़ है, और बच्चों ये छड़ मान लो इधर गति कर रही है और ये एंगल थीटा है, तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? अरे मेरा बच्चा ओरिजिनल फार्मूला लगा दो ना, BVL sin थीटा। वहां पर थीटा क्या था? यस सर। L और V के बीच का एंगल था, यहां भी तो मैंने वही दिया है। तो बच्चों इस कंडीशन में आएगा BVL, परंतु ये गलती मत कर देना, अगर मैं थीटा इधर से दे देता तो कुछ बच्चे रटा हुआ फार्मूला लगा देते हैं, तो अगर मैं थीटा ये वाला देता तो ये साइन की जगह बोलो कॉस हो जाता। अगर मैं थीटा बेटा नीचे वाला दे देता, चलो मिटा देते हैं, इसको हटा देता हूं और आपसे कहता हूं ये थीटा है, तो बच्चों हर समय रटा हुआ फार्मूला नहीं लगाते। अब यहां साइन की जगह कॉस आएगा, समझ गए? तो बच्चों यस सर। थीटा कहां से ले रहे हो बच्चों? अब एक और बात, हमने ये तो बोल दिया कि इस छड़ में ईएमएफ आएगा, विद्युत वाहक बल आएगा,
लेकिन बच्चों अभी एक चीज निकालना बाकी है कि इस छड़ का कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा और कौन सा सिरा नेगेटिव होगा, ये निकालना बाकी है। तो बच्चों इसके लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल काम में लेते हैं। अपने सीधे हाथ की तीनों उंगलियों को इस तरह से फैलाओ, ठीक है बच्चों। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, मिडिल इंडेक्स फिंगर जो होता है तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये गति की दिशा होती है, गति। अंगूठा जो होता है ना वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होता है, और ये मिडिल फिंगर जो है ये वाली, ये करंट की डायरेक्शन होती है। तो बच्चों इस वाले डायग्राम में ढंग से सुन लेना, धीरे धीरे बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, वेलोसिटी इधर होगा, तो करंट कहां आएगा? ऊपर। बच्चों धारा ऊपर जाएगी, और हम जानते हैं अगर करंट ऊपर जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे फ्लो होगा। तो बच्चों ये वाला एंड माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया। ये होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो बच्चों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की तीनों उंगलियों के बारे में लिख लो। इंडेक्स फिंगर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंगूठा वेलोसिटी होता है, और मिडिल फिंगर जो होती है मध्यमा वो करंट की डायरेक्शन होती है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, तो नीचे वाला सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, ऊपर वाला धनात्मक। मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई? यस सर। मैं आपसे कंफर्म करवाता हूँ, आपसे देखता हूँ आपको समझ में आई या नहीं आई। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसमें मुझे सिर्फ पोलरिटी बताओ कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, शुरू वाला। पता मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम आप बनाओ, मैं बोल रहा हूं। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है, साउथ टू नॉर्थ। लिखते जाओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर। साउथ टू नॉर्थ। एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज, पूरा पश्चिम दिशा में रखी हुई है, और उसको है ना हम ऊपर की तरफ गति करा रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड। दोबारा सुन लो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दक्षिण से उत्तर, साउथ टू नॉर्थ। रॉड हॉरिजॉन्टल है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखी है, पूरा पश्चिम दिशा में छड़ रखी है, और उसे ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो। क्षैतिज है बेटा, रॉड क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। पूरा पश्चिम दिशा में एक क्षैतिज छड़ है जिसे हम ऊपर की तरफ गति करा रहे हैं। तो बताइए कौन सा सिरा प्लस होगा कौन सा सिरा माइनस होगा? पूर्व दिशा वाला प्लस होगा या पश्चिम दिशा वाला? पश्चिम वाला सर, पश्चिम वाला प्लस और इधर का माइनस होगा। देखो यस सर, ईस्ट माइनस होगा। मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ की तरफ, यानी कि सामने, वेलोसिटी ऊपर है, तो करंट आएगा पूर्व से पश्चिम। तो करंट अगर पूर्व से पश्चिम आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो पूर्व वाला, ईस्ट वाला जो है वो एंड नेगेटिव होगा, और जो पश्चिम की तरफ है वो एंड पॉजिटिव होगा। वेस्ट वाला पॉजिटिव, ईस्ट वाला नेगेटिव। राहुल का आंसर बिल्कुल सही है, जतिंदर का सही है।
शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड उत्तर की ओर है तो अपनी इंडेक्स फिंगर को उत्तर की ओर रखो ऐसे, और बेटा अंगूठे को ऊपर की तरफ रखो क्योंकि अंगूठा वेलोसिटी बताता है। तो करंट आएगा पश्चिम की ओर। अगर करंट आ रहा है वेस्ट की तरफ तो इसका मतलब वेस्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ईस्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये समझ में आया? यस सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करो। लिखो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक फॉर्मूला दे रहा है। मुझे है ना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो नहीं पता, तो आप कुछ भी लिख लो। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है 0.1 टेस्ला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, भैया डायरेक्शन क्या होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की? बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। तो मुझे बताओ अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होती है? उस दिन अभी बताया था मैंने आपको। मैं वेट कर रहा हूं, आप आराम से सोच लो। मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल ऐसा कुछ। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा डायरेक्शन क्या होती है, किसके पैरेलल होता है, ये नहीं पूछा मैंने। एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है? पता है ये एक अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि सुई किस दिशा में होती है। नालायकों, शर्म आनी चाहिए। ये तो मेरे बताने के बाद नहीं बता रहे। ये तो है ना, अगर तुम किसी सड़क पर चलते हुए आदमी से पूछोगे ना तो वो भी बता देगा कि यार ये सुई है उत्तर की ओर होती है। ये है ना, इतना गलत हरकत मत किया करो। सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हो, आगे क्वेश्चन देने का मन ही नहीं करता फिर। अरे कंपास बॉक्स को अगर ऐसे रख दोगे तो सुई किधर इंडिकेट करती है? नॉर्थ की साइड। डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो गई ना। सब कुछ Yes, बताया था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ हमेशा उत्तर की ओर होता है और वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में नीचे की तरफ होता है और साउदर्न हेमीस्फीयर में ऊपर की तरफ होता है। बेटा इतना पढ़ाते हैं तुम लोगों को और यही सारी चीजें एग्जाम में आती हैं और तुम लोगों की हालत इतनी खराब है। बताओ, पढ़ाई कर ही नहीं रहे यार तुम लोग, बस मजाक कर रहे। पॉइंट टू गॉस। तो मुझे मिली नहीं, वो तो ठीक है, ऑर्डर चाहिए था तो मिली टेस्ला लिखवाना चाहिए। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा हूं। बच्चों दुख होता है यहाँ पर, अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा, मेरे सामने इतने बच्चे हैं ऑनलाइन, सब चुप बैठे हुए हैं। हम लोगों का बेटा समझा करो, हम लोगों का मन कितना खराब होता है।
तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, चलो वैल्यू चेंज करो, 1 मिली टेस्ला। बच्चों एक कार में एंटीना लगा है ना, वो कार में वो होता है ना पीछे एंटीना, उसकी लेंथ है 1 मीटर, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एंटीना है। और ये कार बहत्तर किलोमीटर या 108 करोड़ प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पूरा पश्चिम दिशा में गति कर रही है, ईस्ट से वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट। तो इस एंटीना में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बताओ। बेटा हमारा जो लेंथ है वो तो वर्टिकल है, लेंथ एल तो वर्टिकल है, वेलोसिटी जो है वो ईस्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में है। तो ये तीनों है ना एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर हुआ है। तो हमारा जो ई आएगा वो आएगा VPL। बी है मिली टेस्ला 10⁻⁻3। वेलोसिटी है 108। बेटा 108 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होता है? 30 मीटर पर सेकेंड। 30। हाँ तो यहाँ 30 आएगा और लेंथ है 1 मीटर, तो 0.03 वोल्ट आ गया। पॉइंट 03 वोल्ट। अब ये बताओ, इन बच्चों का सही आंसर था साक्षी का, प्रियंका का, राहुल का, भाव्या, अंजल, मुकेश, राहुल 30 मिली वोल्ट। हाँ ये भी सही है। पूजा, अनुराग सही है बेटा। अब ये बताओ इस एंटीना में ऊपर वाला सिरा प्लस होगा या माइनस? माइनस। ऊपर वाला प्लस होगा या माइनस? नहीं, ऊपर वाला प्लस होगा। गलत। देखो मैग्नेटिक फील्ड है उत्तर की ओर, वेलोसिटी, अच्छा एक मिनट, पूरब से पश्चिम जा रहा है, इधर जा रहा है, तो करंट नीचे आएगा, तो नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस। सॉरी बेटा मैं गलत था, ऊपर वाला माइनस आएगा, नीचे वाला प्लस आएगा, तो करंट नीचे जा रहा है। दोबारा से देखो डायरेक्शन,
ये वाली जो फिंगर है ना बेटा, ये होनी चाहिए सामने उत्तर की ओर, अंगूठा जो है वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए, वेस्ट। तो अपना मिडिल फिंगर नीचे आ रहा है, यानी कि करंट नीचे जाएगा। तो करंट जिधर जाता है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जरूर बताना है। बच्चों ये जो हमारी छड़ है, ये जो रॉड है, ये खुद एक बैटरी की तरह काम करती है। अगर हम इसे किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो उस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है। बेटा ये दो पैरेलल रेल है, ये दो पैरेलल रेल, रेल मतलब कोई ऐसी दो लाइन बनी हुई है। और इस पर है ना ये तार गति कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, और एक रेसिस्टेंस यहाँ लग रहा है, दूसरा प्रतिरोध यहाँ लग रहा है रेसिस्टेंस। बच्चों ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये 30 ओम है, ये वाला 20 ओम है। ठीक है बच्चों, ये जो बीच में वायर है इसका खुद का रेसिस्टेंस है 8 ओम। कितना है? 8 ओम। हाँ बच्चों, इस वायर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप ले लो 1 टेस्ला, और ये वायर इधर की तरफ गति कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो मैंने बढ़िया क्वेश्चन तैयार किया है, थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन भी लगे, दोबारा सुन लो। बच्चों एक तार है, वायर 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से राइट में जा रहा है, दाईं ओर। बीच वाले तार का रेसिस्टेंस 8 ओम है, आजू बाजू वालों का 30 ओम और 20 ओम है। तो आपको बताना है बीच वाले तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी, बीच वाले तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी। थोड़ा कठिन पड़ सकता है लेकिन अच्छे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे बेटा अपन को। बीच वाले तार से कितनी धारा प्रवाहित होगी?
जतिंदर कह रहा है 0.05। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, ये जो वायर है ये खुद एक बैटरी बन जाता है, बीच वाला तार। तो इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। देखो ये वाला रेसिस्टेंस 20 ओम है, ये वाला 30 ओम है। बीच में जो वायर है इसे एक बैटरी मान लो। बेटा एक बात बताओ, ये तार अगर दाईं ओर गति कर रहा है तो इसका ऊपरी सिरा प्लस आएगा या माइनस आएगा? डायरेक्शन बताओ। प्लस। प्लस आएगा, करेक्ट। तो बच्चों इस तार को हम एक बैटरी मान सकते हैं। ये तार एक बैटरी बन गया जिसमें ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस। इसका खुद का रेजिस्टेंस है 8 ओम और इस बैटरी का ईएमएफ आएगा VBL। V कितना है? 1 टेस्ला। वेलोसिटी कितनी है? 10 और लेंथ है 0.1 यानी कि 1 वोल्ट। तो बच्चों हमने बीच में जो सेल लगाया उस सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट आएगा। तो बच्चों ये 1 वोल्ट की बैटरी आ गई। अब हमारा ये क्वेश्चन कहाँ शिफ्ट हो गया? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन बन गया। तो आपको याद है अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो ये दोनों पैरेलल हैं। यस यस सर। 20 ओम और 30 ओम का पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस आएगा बताओ? 12। 12। तो हम इन दोनों को हटाकर 12 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ मैं। तो ये तो बैटरी बना दी मैंने 1 वोल्ट की, इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। और बच्चों उन दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर मैंने 12 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया क्योंकि उन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 12 आएगा। अब करंट निकाल लो बेटा। करंट होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल कितना है? 1। बेटा रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम और 8 ओम तो सीरीज में आ गए ना हमारे। तो 12 और 8 20। यानी कि 0.05 एम्पियर। इस बार जतिंदर ने बहुत अच्छा काम किया है। राहुल ने अब आंसर बताया है, राहुल का आंसर भी सही है। पूरा प्रोसेस देखो कैसे कैसे सॉल्व किया बेटा। समझो, सीखो, कुछ अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, फायदा ले लो हमारा, समझा करो। बच्चों आगे चलते हैं अब, है ना।
तो बीच वाला जो वायर है ना बेटा, इसमें करंट निकाल लिया अपन ने 0 और करंट नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, बताओ। ऊपर से नीचे आएगा सर। गलत। सर नीचे कर यार। नीचे से ऊपर। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंगूठा इधर जाएगा तो अपनी मिडिल फिंगर ऊपर जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हमारा वायर बिल्कुल सीधा नहीं होता, मुड़ा हुआ वायर होता, फिर से सुनो, अभी हमने L लंबाई का वायर सीधा लिया था। अगर हमारा वायर सीधा नहीं है, मुड़ा हुआ है, और फिर वो गति कर रहा है, मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम BVL में L क्या लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक मुड़ा हुआ तार रखा है, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है, ये लो। और इस मुड़े हुए तार को आप इस तरफ गति करा रहे हो v वेलोसिटी से, तो बच्चों फार्मूला तो हम BVL लगाएंगे इधर, BVL। फार्मूले की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है हम जो L लेंगे, क्या वो इसकी एक्चुअल लेंथ लेंगे? सर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लेंगे, स्टार्टिंग और एंड। हाँ, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एक तरह से विस्थापन लेंगे, डिस्प्लेसमेंट या प्रोजेक्टेड लेंथ बोलते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये पूरी लेंथ नहीं लेनी, हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बस ये काम में लेंगे। वायर की एक्चुअल लेंथ कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तार की वास्तविक लंबाई कुछ भी हो, अपन को कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेना है शुरू से और लास्ट तक का बस। तो बच्चों ये डायग्राम बना लो और ये लिख लो, L क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता एक मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों थोड़ा सावधान होना, मैं आपको फंसाऊंगा। ये देखो बच्चों, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें है ना ये R रेडियस का अर्धवृत्त रखा है। R रेडियस का अर्धवृत्त है बेटा, ये R है। चुंबकीय क्षेत्र B है, मैग्नेटिक फील्ड B है, R रेडियस का सेमी सर्कल रखा है, और हम इसे v वेलोसिटी से चला रहे हैं टुवर्ड्स राइट। तो बच्चों इस वायर के दोनों सिरों के बीच में, A और B के बीच में विद्युत वाहक बल बताइए प्रेरित। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? BVR 2BVR। डिस्प्लेसमेंट तो 2R होगा ना, R क्यों होगा? सर PV2R। सर 2R तो V के पैरेलल हो जाएगा ना। मैंने कहा ना मैं आपको फंसा रहा हूं बेटा, आपको डिस्प्लेसमेंट ही लेना है, लेकिन आप दूर से देखो, आप जो डिस्प्लेसमेंट लोगे वो AB तार आएगा वायर, और वेलोसिटी उस AB के पैरेलल है। और मैंने आपको बताया था जब लेंथ और V पैरेलल हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आता है।
जो देखो आप क्या करोगे, पहले तो इस मुड़े हुए तार को सीधे तार से रिप्लेस कर दो। तो आप अगर इस पूरे तार को हटाकर एक सीधा तार लगाते, तो सीधा तार AB लगाते, तो सीधा तार आप AB लेते, तो बेटा AB की लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो गए ना। तो चूंकि हाँ लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF 0 आएगा। जाल में फंस गए। बच्चों अगर हम इसको ऊपर की तरफ चलाते ना, वायर को ऊपर V ऊपर लेते, तो आता BV2R, जो आपने बताया ना। BV2R तब आता जब हम वेलोसिटी ऊपर लेते, तब वो L और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते। तो बच्चों फंस गए तुम, है ना। ऐसे फंसा मत करो, कारण लिखिए ना बेटा। इसका आंसर 0 आया, उसका कारण लिख लेना, क्योंकि जो AB लेंथ है वो वेलोसिटी के पैरेलल है, समांतर है, इसलिए 0 आएगा। हाँ दूसरा इसमें चेंज भी कर दो बच्चों, मैं चेंज करता हूं। अगर मैं वेलोसिटी को ऊपर लेता, तो बेटा यहाँ पर आंसर आता BVN। कितना आता? 2R। बच्चों ऐसा मत करना, क्वेश्चन वो लिख दो, आंसर ये लिख दो। मैंने पूरा क्वेश्चन भी बदल दिया, आंसर भी बदल दिया। जरूरत नहीं है, जो बोला वो गलत नहीं है, इस आपको अलग मानना है, इस आपको अलग मानना है, तो 0 होगा। बताऊंगा बच्चों, ये बताओ ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? यस पहले वाला 0 आया और ये वाला BV2R आया, दोनों बात समझ में आनी चाहिए, है ना। अब आगे चलो बच्चों, एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक वर्गाकार लूप v वेलोसिटी से गति कर रहा है। इसकी भुजा की लंबाई a है। तो इस पूरे लूप में विद्युत वाहक बल कितना आएगा? बच्चों इसका जवाब तो आप फैराडे से भी दे सकते हो, इसका जवाब आप फैराडे से भी दे सकते हो। तो बच्चों इस पूरे लूप में विद्युत वाहक बल 0 आएगा। अरे भैया फैराडे के नियम क्या बोलते हैं? किसी भी लूप में विद्युत वाहक बल तब आता है जब उससे गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित हो। बेटा ये फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, ये लूप उधर चला रहे हो, जितनी लाइन उधर से बाहर जा रही है उतनी लाइन इधर से अंदर आ रही है। इसका B और इसका A दोनों कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है, और चूंकि फाई कांस्टेंट है इसलिए विद्युत वाहक बल 0 आएगा। तो ये हमेशा याद रखो, एक बंद वक्र क्लोज लूप जब भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसमें इंड्यूस्ड EMF 0 आता है। लिख लो इसको, लिखना चाहो तो, when a closed loop is
मूव्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब एक बंद वक्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं, closed loop is moved in uniform magnetic field, comma, induced EMF in the loop is 0. तो बंद वक्र में विद्युत वाहक बल 0 होता है। बच्चों रीजन समझ में आया? E0 क्यों आया? क्योंकि फाई कांस्टेंट है, जितना उधर से फ्लक्स, देखो आप इसको इधर चला रहे हो तो लाइन यहां से बाहर आ रही है लेकिन यहां से अंदर जा रही है, तो इधर से लाइन अंदर जा रही है, इधर से बाहर आ रही है, इसलिए टोटल फ्लक्स कांस्टेंट है। और अगर फाई कांस्टेंट है तो बेटा डी फाई बाई डी टी 0 आएगा, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आएगा। लेकिन बच्चों मैंने इसे मोशन ईएमएफ में क्यों पढ़ाया है वो भी सुन लो अब तुम। अब आप लोग ये भी सुन लो कि मैंने इसे मोशन ईएमएफ में क्यों लिया है वो सुनो। बच्चा इस लूप में ढंग से सुनना, इस लूप में 4 तार है, 1 2 3 4। बच्चों इस वायर में ईएमएफ 0 नहीं आएगा, आएगा बीवीएल आएगा, लेकिन ये प्लस होगा और ये माइनस। और इधर वाले तार में इसमें भी आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। बच्चों कुछ अच्छी चीज बता रहा हूं, मन लगाकर ध्यान से सुनो। तो बेटा उधर वाले तार में ऊपर वाला प्लस नीचे माइनस आया, इधर वाले में ऊपर वाला प्लस नीचे माइनस आया और बाकी दोनों में 0 आएगा। बेटा इसमें कोई ईएमएफ नहीं आएगा, क्यों? वेलोसिटी और लेंथ सेम है, मतलब पैरेलल में। लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, और नीचे वाले वायर में भी लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, इसलिए ऊपर वाले में और नीचे वाले में कोई ईएमएफ नहीं आएगा। अब बच्चों इन दोनों का टोटल 0 क्यों हुआ वो बता रहा हूं। अब इसको एक बैटरी मानकर यहां पर एक बैटरी बना दो, और इसको भी एक बैटरी मान लो, सेल, एक बैटरी यहां बना दो। बच्चों बैटरी इस तरह से बनानी है कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस आए। बच्चों इस लूप का कुल विद्युत वाहक बल 0 है। गौर से देखो, क्यों? इसका जो करंट आएगा वो ऐसे जाएगा और इसका करंट ऐसे जाएगा। तो बेटा ये दोनों बैटरी एक दूसरे के करंट को निरस्त कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए नेट ईएमएफ इसका 0 है। बेटा आपको याद है हम जब 2 सेल एक दूसरे के विपरीत लगाते थे तो E1 माइनस E2 लेते थे नेट ईएमएफ, याद है? यस सर। नेट ईएमएफ E1 माइनस E2 लेते थे, इसलिए यहां पर नेट ईएमएफ 0 आएगा। समझे? ये 2 बैटरी बन गई, दोनों का करंट एक दूसरे के अपोजिट है। इधर वाली बैटरी क्लॉकवाइज करंट दे रहा है और उधर वाली बैटरी एंटी क्लॉकवाइज करंट दे रहा है, दोनों का करंट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नेट ईएमएफ 0 आएगा। तो बच्चों मैंने इसे 2 तरीके से एक्सप्लेन किया है। पहले फैराडे के नियम से, फ्लक्स कांस्टेंट है इसलिए नेट ईएमएफ 0 आ रहा है, फिर मोशन ईएमएफ से, दोनों से 0 आ रहा है। आई बात समझ में? यस सर। अब लिखो, हाँ मोशन, अब छोटा सा टॉपिक लिखो, मोशन ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए रॉड, किसी छड़ के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। मोशन ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए रॉड। हाँ बेटा सुनो,
बच्चों हम एक एल लेंथ की रॉड ले रहे हैं, छड़, उसके एक सिरे को हिंज कर दिया, किलकित कर दिया और फिर उस रॉड को घुमा दिया। देखो ऐसे, ये एक रॉड है, नहीं ये रॉड नहीं है, रॉड तो ये बनाऊंगा, ये रॉड है, ये तो ऐसे सर्किल बना दिया मैंने। बच्चों एल लेंथ की रॉड है, इसको यहां से किलकित कर दिया, इसके एक सिरे को उधर से हिंज कर दिया और इस रॉड को घुमा दिया। अब हमने ये पूरी रॉड ऐसे घूम रही है ना, ऐसे ऐसे घूम रही है ओमेगा से। बच्चों अगर इस छड़ को एक सिरे से हिंज करके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर मैं घुमा दूं तो भी इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस आता है जिसका फार्मूला होता है E बराबर VL स्क्वायर V ओमेगा L स्क्वायर। लिख लो, यदि छड़ को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाते हैं तो इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जिसकी वैल्यू है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बेटा बी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, मान लो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा अब एक बात बताओ, फार्मूला तो हमने आपको बता दिया, अब ये बताओ छड़ का वो सिरा जो वृत्त के केंद्र पर है, अंदर वाला और बाहर वाला बोल देते हैं, तो छड़ का अंदर वाला सिरा इनर एंड वो प्लस होगा या माइनस होगा, सोचो। बेटा वही फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, सीधे हाथ के नियम से आज जो पढ़ाया उसी से निकालना है। छड़ का वो सिरा जो केंद्र पर है वो प्लस होगा या माइनस? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। होना चाहिए। कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा क्या? तब मतलब पॉजिटिव होगा। होगा, हाँ ऐसे होगा वाला जवाब दिया करो ना। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, छड़ का वो सिरा जो सेंटर पर है वो प्लस होगा। मैं आपको रीजन बता रहा हूं, देखो बेटा रॉड की वेलोसिटी ऊपर होगी ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अंगूठे को ऊपर ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ ले जाओ, तो करंट अंदर आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इधर आ रहा है आई। अगर करंट अंदर जा रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो बाहर वाला सिरा माइनस होगा और अंदर वाला सिरा प्लस होगा। तो रॉड का वो एंड जो सेंटर पर है वो प्लस होगा और जो बाहर वाला सिरा है, आउटर एंड है, वो नेगेटिव होगा। बेटा करंट की डायरेक्शन निकाल लिया करो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। अब दोबारा इतनी प्यार से थोड़ी ना बता दूंगा तेरी प्रॉब्लम क्या है। ये तो राइट हैंड से निकालना है, वो क्या है, हम क्या होता है, ये तो ये लेंथ है, वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और अब बच्चा तो ये पोलरिटी समझ में आई ना? यस सर। बच्चों यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ पर भी रोटेशन में भी अगर ये छड़ मुड़ी तुड़ी है, सीधी नहीं है, मान लो हम एक
सेमी सर्कुलर वायर को ले, ये अर्धवृत्ताकार तार है और इस पूरे वायर को ओमेगा से घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और इसका रेडियस आर है। तो अब इस वायर के दोनों एंड के बीच मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ कितना आएगा? एक सेमी सर्कुलर वायर को ओमेगा से घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, रेडियस आर है सर्कल का। तो मुझे बताइए इसमें दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या आएगा? बोलो सर हाँ। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2r। बेटा मैंने एल पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है ना, इसलिए जब भी बोलो तो बेटा उसी चीजों में आंसर बोलो जो मैंने दिया है। मैंने क्वेश्चन में एल कुछ भी नहीं दिया है ना, आर दिया है, आर की टर्म्स में बताओ। बी ओमेगा 2r। बी ओमेगा गलत, आर स्क्वायर तो बोला ही नहीं। सर 2b ओमेगा आर स्क्वायर। हाँ नहीं, पहले जिस बच्चे ने लड़की ने बोला वो आर स्क्वायर बोला था क्या? नो सर नहीं। देखो बेटा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। फार्मूला अपनी जगह है, लेकिन ये लेंथ कितना लेना है आपको? 2r। तो 4/2 2 बचेगा, तो ये आएगा 2b ओमेगा आर स्क्वायर। बात समझ में आई ये वाली? 2b ओमेगा आर स्क्वायर। कुछ बच्चे बेटा आर का स्क्वायर नहीं लिख रहे, वो गलत है। अच्छा इसमें बताओ कौन सा एंड प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा? सर जो हिंज है वो प्लस होगा। हाँ बिल्कुल पुराने वाले की तरह ही है ना बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले वाला भी एंटी क्लॉकवाइज था, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए आंसर भी सेम होगा। इसमें जो हिंज है वो प्लस होगा और दूसरा वाला माइनस होगा। जहां से हिंज है वो प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा। बच्चों अब एक खास बात, अगर मान लो हम लोग एक नहीं दो नहीं समान लंबाई की 4 रॉड ले लेते हैं। एक रॉड इधर लगा दी है ना, दूसरी इधर लगा दी, तीसरी रॉड इधर लगा दी और चौथी रॉड इधर लगा दी। यहां से हिंज कर दिया। बच्चों ये सेम लेंथ की 4 रॉड है, चारों को एक साथ एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया ओमेगा से। तो बच्चा कुल विद्युत वाहक बल कितना आएगा, टोटल ईएमएफ कितना आएगा? बच्चों अगर एक रॉड की जगह 4 रॉड है तो मुझे बताइए टोटल ईएमएफ कितना आएगा?
क्या हुआ, फंस गए क्या? बच्चों इन चारों का कुल विद्युत वाहक बल उतना ही आएगा जितना एक छड़ का होगा, क्योंकि ये चारों छड़ में विद्युत वाहक बल बराबर होगा और ये चारों छड़ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये मान लो 4 बैटरी है जो चारों समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखो मैं आपको सिखाता हूं, इधर देखो, सामने देखो बच्चों, इस रॉड में ये प्लस होगा, अंदर वाला बाहर वाला माइनस होगा। इस वाले रॉड का ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। नीचे वाले रॉड में ये प्लस, अंदर ये प्लस ये माइनस, इसमें ये प्लस ये माइनस, इसमें ये प्लस ये माइनस, इसमें ये प्लस और ये माइनस। एक तो है ना, मैंने चारों के प्लस माइनस लिखे हैं, उनको समझो, वो मैंने सही लिखे है ना, आपके हिसाब से गलत तो नहीं है? सही है सर। चारों छड़ों के सेंटर प्लस होंगे। अब बच्चों ये 4 बैटरी बन गई जो एक तरह से समांतर में है। देखो ये वाला सेल जो है इसका नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है। ये वाला सेल नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है। ये वाला सेल इधर प्लस है इधर माइनस है, और ये वाला सेल इधर प्लस है इधर माइनस है। तो बच्चों और बाहर एक वायर लगा दो ऐसे। तो अगर आप देखोगे तो ये चारों सेल समांतर क्रम में है बेटा, चारों सेल के प्लस एक जगह है और माइनस एक जगह है। तो ऐसा डायग्राम बनाने की जगह आपको ऐसा डायग्राम बना दो। ये डायग्राम सही नहीं है, हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, एक बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी और चौथी बैटरी, और उनको ऐसे जोड़ दो। क्योंकि हम जानते हैं चारों सेल के प्लस, देखो इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस, तो इसका प्लस एक साथ है, तो चारों के प्लस एक साथ है, तो चारों के माइनस एक जगह है, तो चारों के माइनस एक जगह है। अब आपको याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैंने पढ़ाया था, जब सेल समांतर क्रम में जुड़े हो, पैरेलल में जुड़े हो, तो बेटा टोटल ईएमएफ एक सेल के ईएमएफ के बराबर आता है। आप कॉपी खोलकर देख लो, सेलों का समांतर क्रम संयोजन में कॉपी खोलकर देख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में मैंने पढ़ाया है, जब बहुत सारे सेल पैरेलल में लगे हों तो टोटल ईएमएफ एक सेल के ईएमएफ के बराबर आता है। इसलिए इन चारों रॉड्स का टोटल ईएमएफ एक रॉड के ईएमएफ के बराबर आएगा। समझो? तो बच्चों आज मैं काफी चीजें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बता रहा हूं, आप कॉपी खोलकर मिलाओ। बच्चों ये लिखते रहना है ना, ये चारों रॉड पैरेलल में है, यानी कि 4 सेल पैरेलल में है, और पैरेलल में टोटल ईएमएफ जुड़ता नहीं है, एक के बराबर होता है, सीरीज में जुड़ता है बेटा। श्रेणी क्रम में जब अगर सेल लगे हों तो वहां ईएमएफ ऐड करते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अरे 4 नहीं, अगर आप 4 से ज्यादा और भी ले लेते ना तो भी यही होता, 4 की जगह 8 ले लो, 16 ले लो, 32 ले लो, कितनी भी छड़ ले लो, टोटल ईएमएफ एक के बराबर आएगा हमेशा। बहुत काम की चीज है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, और अगर तुम इनको नहीं करके आए तो हमें कितना दुख होगा कि यार बच्चों को क्लास में एक एक बात बताई थी। मैं आपको ये तो प्रॉमिस करता हूँ, नीट का एग्जाम होने के बाद, मेरा प्रॉमिस है बेटा, मैं 3-4 क्वेश्चन की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन 45 में से 40 क्वेश्चन तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा। देखो ये मैंने कॉपी में यहाँ कराया था, ये यहाँ कराया था, ये यहाँ कराया, बोलो, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। और बच्चों सोचो आप, अगर मैं 45 में से 40 क्वेश्चन का प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कॉपी से आएंगे, और फिर भी अगर हम नहीं करके आए तो हमें कितना दुख होगा कि हमने इन बच्चों को इतना कुछ पढ़ाया और ये फिर भी नहीं करके आए।
तो ये सारी बातें हम बता रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनो, समझो और बेटा एग्जाम में परफॉर्म करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो मोशन ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क, घूर्णित चकती के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, चकती रोटेटिंग डिस्क। हाँ बेटा, बच्चों अगर हम छड़ की जगह पूरी डिस्क ले लें, ये सर्कुलर डिस्क है, ये पूरा वृत्ताकार चक्की है बेटा, और केंद्र से किल्कित है और ओमेगा से घुमा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। फिर से बोल दूं, एक चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर, उसमें एक चक्की घूम रही है जिसकी त्रिज्या r है बेटा, रेडियस r है। अगर हम इस चक्की को केंद्र से किल्कित कर दें, सेंटर से हिंज कर दें और फिर घुमा दें ओमेगा से, तो बेटा सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच में एक ईएमएफ आ जाएगा। हिंदी में बोल रहा हूं, केंद्र और परिधि, परिधि होता है ना, परिधि बोलते हैं ना बेटा, सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं? परिधि। तो केंद्र और परिधि के बीच में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल की जगह आर। तो बच्चों यदि हम एक चक्की को, एक डिस्क को सेंटर से हिंज करके मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दें, तो सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच में एक ईएमएफ आएगा, उसकी वैल्यू आपके सामने लिखी। अब बताओ रॉड की तरह सेंटर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा बिल्कुल रॉड की तरह निकाल लो। रॉड में सेंटर प्लस आया है, रॉड घुमाने का, तो यहाँ पर भी सेंटर प्लस आएगा और ये माइनस नेगेटिव। तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा पूरा वो नेगेटिव होगा और सेंटर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बच्चों कल और कंटिन्यू करेंगे हम। मोशन ईएमएफ के बाद आगे सेल्फ इंडक्शन आ जाएगा, स्वप्रेरण, फिर अन्योन्य प्रेरण आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर वगैरह ये सब आएंगे। तो कंटिन्यू करेंगे कल। आज का लेक्चर यही रोक रहा हूँ। आज बहुत काम की चीजें हमने पढ़ी हैं। मैं वादा करता हूँ इन्हीं चीजों में से एग्जाम में चीजें आती हैं, तो प्लीज एक एक चीज को समझो। कोई डाउट है तो डाउट पूछो, डाउट बताने को मना नहीं करते, लेकिन क्लास एक्टिव रहनी चाहिए। आज की क्लास बेटा एक्टिव नहीं रही बिल्कुल भी, बस एक दो बच्चों की आवाजें आई। चलिए कल मिलेंगे, बाय। ओके, थैंक यू।